केंद्र सरकार ने प्रदेश की सरकारों से कहा, सब सच बोलो। जी हां, संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट देखी जा रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अब भी कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई दिखाई देती है। केरल एवं कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आए 4,077 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया है। देश में अब कोरोना के 36 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 262 लोगों की मौत हुई। इस दौरान कोरोना के 6,456 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 9,706 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 10.40% रह गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, जी हां, ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं हिंदुस्तान में कोरोना की दास्तान। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो बीते दिनों यहां 695 मरीजों ने दम तोड़ा था, तो करीब 39,923 नए संक्रमित मिले थे। इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश, जहां सरकार दावों का ऐसा बखान कर रही है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। पिछले 24 घंटे में यूपी में 10,682 केस सामने आए हैं, जबकि 311 लोगों की मौत हुई, जो बीते दिनों के आंकड़े से कहीं ज्यादा। टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी मिलकर के जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600, और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने कल सुबह लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है, 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को हम नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट जो 24% के ऊपर पहुंच गया था, कल घटकर वो 10.68% नीचे आ गया है, और कुछ जिले अब 5% के अंदर भी आ गए हैं। लगातार पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा रही है। कल 7,106
नए पॉजिटिव केस आए और 12,345 स्वस्थ होकर गए। नए केस आने में और स्वस्थ होकर घर जाने में 5,000 का अंतर है, जो एक सुखद संकेत है। आप 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और शिवराज सिंह चौहान। जी हां, तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद, यही बताने में लगे हुए हैं नेता। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। का रिपोर्ट आया है, उसमें सैंपल इज कलेक्टेड 3,328, रिपोर्ट रिसीव्ड 3,877, नेगेटिव रिपोर्ट्स इज 2,563, पॉजिटिव रिपोर्ट 1,314, पेंडिंग रिपोर्ट 457। आज का पॉजिटिव रेट कम आया है, इट इज 33.89% पॉजिटिविटी रेट है। डेफिनेटली मुझे लगता है आगे आने वाले वीक में इससे भी और कम हो जाएगा। आगे क्या किया जाए, तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000 10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1,000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, एक सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। जी हां, आप 2 नेताओं को सुन रहे थे, गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री को। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के नेता प्रवक्ता किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और विशेषज्ञ के रूप में जो कि बताएंगे कि आखिर संक्रमण गिर रहा है, मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको मेहमानों से मिलाते हैं। मैंने आपका तारुफ कराया, अनिला सिंह, रीना गुप्ता, किशोर तिवारी जी, डॉक्टर ईश्वर गिल्डा और मुदित अग्रवाल जी। आज सबसे पहले मैं डॉक्टर गिल्डा आप ही से शुरू करना चाहूंगा। जी हाँ, इससे पहले कि सियासत की तू मैं शुरू हो, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर गिल्डा कि हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर संक्रमण का आंकड़ा घटता जा रहा है और मौतों के आंकड़े में लगातार जहां का तहां बल्कि उछाल देखा जाता है। आप ये देखें कि 3,000, 3,500, 4,000 ये लगातार पिछले 15-20 दिनों से ये आंकड़ा एक समान दिखाई देता है। डॉक्टर गिल्डा। मनीष जी, आप जो बता रहे सही है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी जो संक्रमण है ये कोरोना का, इसके अंदर जब केसेस आते हैं तो उसमें से मरने के लिए 14 दिन वक्त लगता है। तो आज जो आप मौतें देख रहे हैं वो आज के आए हुए केसेस में से नहीं है, वो 2 हफ्ते पहले के जो केस आए उसमें से है। तो 2 हफ्ते पहले यानी सबसे ज्यादा जो हमारे हिंदुस्तान में केसेस आए वो आए 6 मई को 4,14,000 एक दिन में। तो लगभग उसके 14 दिन बाद यानी 18 तारीख को 19 तारीख को उसमें से लोग मरेंगे। उसके आज जो मर रहे हैं उसके 1-2 दिन पहले के में से मर रहे हैं। तो यूजुअली हम लोग 1-2 वीक का कैलकुलेशन करते हैं। जब केसेस घटते हैं तो मौत घटने के लिए 2 हफ्ता टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी वीकेंड में जो है सैटरडे संडे को टेस्टिंग कम होता है, उसके वजह से भी थोड़े केसेस कम आते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारा जो ओवरऑल जो टेस्टिंग है वो 20 लाख के ऊपर का नहीं है, और हाईएस्ट टेस्ट हमने एक ही दिन किया है 30 अप्रैल को। उस दिन हमने 19.5 लाख के टेस्टिंग किए हैं। उसके बाद में केसेस घटते घटते आए, लगभग आज एवरेज 17-18 लाख केस होते हैं, उससे ज्यादा केस होते नहीं है। तो 10% जो घटन है वो टेस्टिंग कम होने की वजह से। और चौथी बात यह है कि हमारे पास हम लोग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये पीक के आसपास आया है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमारे 5 राज्य पीक के आसपास आए हैं या पीक क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राज्य के हर जिले पीक क्रॉस कर चुके हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, देश में अकेला पीक नहीं होगा, अलग अलग राज्यों के पीक होंगे। राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, राज्य का अपना पीक अकेला नहीं होगा, हर जिले के पीक होंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर समझो 26 जिलों में से 12 जिले बहुत खराब है आज भी, तो जिसके वजह से पूरा महाराष्ट्र का आंकड़ा इतना जल्दी नीचे नहीं आ रहा है जितना पहले दौर में आया था। तो अभी भी हमारे पास काम करना काफी बाकी है। जो नेता लोग, जो चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं, उन लोग को हाथ जोड़कर विनती है कि आप निश्चिंत मत रहो। अर्बन से रूरल पहुंच गया है वैक्सीन वायरस, और रूरल एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है। लगभग गंगा के घाट पे 1100 किलोमीटर में
2,000-3,000 बॉडी अलग से जी है, डॉक्टर तो गिल्डा इस समय ईश्वर की रहम की जरूरत है। जी हाँ, नेता अपनी बाजी अपनी बातें तो करते देखे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तेरी कमीज से ज्यादा मेरी कमीज सफेद क्यों, इसको लेकर ज्यादा चिंता और सवाल हैं। हमारे साथ सियासी मेहमान भी हैं, हमारे साथ अनिला सिंह जी डॉक्टर ईश्वर गिल्डा संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं और उनका ये कहना है कि आंकड़ों को लेकर जो पीठ थपथपाने का काम शुरू हो गया है, इसको अभी ये वक्त नहीं आया कि हम ये कहें कि आंकड़े कम हो गए और निश्चिंत हो जाएं। इस समय टेस्टिंग कम हो रही है डॉक्टर गिल्डा की नजर में। अनिला जी। नहीं, देखिए डॉक्टर गिल्डा बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, पर आखिरी बात तो आप डॉक्टर गिल्डा को कोट करते हुए कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शुरुआत उन्होंने बात बिल्कुल सच्ची है कि जो डेथ्स हम आज की तारीख में देख रहे हैं, ये आईसीयू में या वेंटिलेटर पे तकरीबन 10 से 15 या 20 दिन पहले गए हुए हैं, तो वो डेथ रेट हम ज्यादा देख रहे हैं। इन्फेक्शन का रेट कुछ स्टेट्स में नीचे आया है, कुछ में प्लेटोइंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे ख्याल से कोई भी इस वक्त कोई भी राज्य सरकार जो है वो आराम से नहीं बैठी हुई है, सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात बिल्कुल जैसे डॉक्टर गिल्डा ने बताया कि ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांवों में पहुंच गए हैं, गांव में ये पहुंच गया है। तो जैसे आपने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया है, उत्तर प्रदेश इतना विशाल देश है और बहुत बड़ा इसका इलाका जो है वो ग्रामीण है, तो यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। परंतु जो एक पूरा प्रशासनिक टीम जो लगी हुई है, मिलकर काम किया जा रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। हर जिले में जो है टीम 9 गठित की गई है, नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उसकी वजह से कंट्रोल में है। पहला पड़ाव है और चूंकि मुझे 4 मिनट बाद ब्रेक लेना है तो चारों प्रवक्ताओं को मुझे लाना है। और आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके इलाके यानी नोएडा और गाजियाबाद का दौरा करने भी आए थे। हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी हैं। मुदित अग्रवाल जी, आज आपका एक चमकता सितारा अस्त हो गया, कोरोना ने लील लिया। आंकड़ों को लेकर जो बाजीगरी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि केवल काम करना है। ये तो दूसरी लहर है, तीसरी अभी बाकी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं हर चैनल पे, ये जो हमारी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है इसको हमें बंद कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल दिल्ली में देखिए मोदी जी को गालियां देते रहते हैं, मोदी जी केजरीवाल जी को देते रहते हैं। अब समय आ गया सब मिलके काम करें, लेकिन जो कमियां हैं उनको उजागर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दे देता हूँ। 14 अप्रैल को 1,08,000 टेस्ट हुए थे। आपको हैरानगी होगी 15 तारीख को टेस्ट कितने हुए हैं? 56,000। मतलब कोरोना कम करना है तो टेस्ट आधे कर दो। दूसरा जो मुझे पता चला, ये बड़ी खेदनाक बात है कि कहीं ना कहीं लैबों को ये बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट मत दो और नेगेटिव रिपोर्ट दो। कहीं ना कहीं फिर से परसेप्शन मैनेजमेंट की कोशिश चल रही है, तो इससे हमें बचना चाहिए। जब तक हम सच्चाई नहीं बोलेंगे हम कोरोना पे विजय नहीं पा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है। मुदित जी, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि सब सच बोलो। जी हाँ, सरकार का ऐलान हुआ है, सब सच बोलो और दरवाजे पर तख्ती टंगी है जिस पर लिखा है सच बोलो। रीना गुप्ता जी, मुदित जी आऊंगा। रीना जी, आप पर आरोप है कि आप लोगों की टेस्टिंग कम हो रही है और इसी की वजह से जो आंकड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं रीना गुप्ता जी? मनीष जी, मैं बाकी स्टेट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर मैं दिल्ली के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि पूरे देश में कोई भी ऐसा स्टेट या कोई शहर नहीं है जहाँ पे उतने टेस्ट हो रहे हो जितने दिल्ली में टेस्ट हो रहे हो। आज की तारीख में दिल्ली में हमने 1,82,00,000 56,000 और आप देखिए अभी गिल्डिया जी बोल रहे थे कि पूरे देश में लगभग 19 लाख टेस्ट हो रहे हैं। वो 19 लाख में से लगभग 70,000, 80,000, 1 लाख दिल्ली में हो रहे हैं। ये छोटा सा स्टेट है, तो उसमें लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं अवस्थी भी आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम इस भ्रम में नहीं रह सकते कि लहर खत्म हो गई है। टीवी पे आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुदित जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए 56,000 टेस्ट हुए 15 तारीख को। मुदित जी, बहस का पहला पड़ाव है, हर एक को बोलने का वक्त दिया जाए। मेरे पास अभी किशोर तिवारी जी के पास जाना है। किशोर जी, आपके पास आ रहा हूँ। रीना जी अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करें तो किशोर जी को भी मुझे वक्त देना है। लगातार बेड बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले 15 दिन में ही रातों रात लग के और 1,000 आईसीयू के बेड्स बढ़ाए हैं। और मुझे आज
इस बात से थोड़ी राहत मिल रही है कि आज की तारीख में हमारे करीब जी 10,000 बेड रीना जी तो भ्रम ना फैलाया जाए, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, भ्रम ना फैलाया जाए। किशोर जी कल भी आप देश के सवाल के कार्यक्रम में थे और आपने अपनी ही सरकार को राह दिखाई थी, आईना दिखाने की कोशिश की, आपकी सरकार यानी महाराष्ट्र वाली, जिसमें आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, वहां टेस्टिंग नहीं हो पा रही, आंकड़ों के साथ की बाजीगरी बंद होनी चाहिए। किशोर जी नहीं, देखो यहाँ पर ईश्वर अपना गिल्ला साहब है, वो ही बता पाएंगे। इन्होंने आरटीपीसीआर के मानक बदले, जैसे मानक बदले जाएंगे वैसे पॉजिटिव ज्यादा होंगे। अगर आप पाकिस्तान तरीका जो स्कोर है वो 50 पे ले लो तो कुछ नहीं रहेगा, कहीं 35 का था, इन्होंने 21 का 18 किया तो लोग फटाफट आ गए, क्योंकि आप कितनी सिंसियरली वायरस को डिटेक्ट करते हैं इस पर भी पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन मुदित अग्रवाल ने जो बोला तो आंकड़े ही बताते हैं कि टेस्टिंग कहीं कम हो रही, कहीं ज्यादा हो रही। लेकिन अब ये मैंने आपको बहुत सख्त बात बता दी कि मानक का टेस्टिंग के बदलने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव का खेल बढ़ जाता है। अगर आप ऊपर देखोगे तो नहीं मिलेगा तो आप सबको निगेटिव कर दोगे। अब मेरी बात सुनो, मैं यवतमाल जिले के आदिवासी विभागों में घूमना चालू किया हूं, तो मुझे और एक बात दिख रही है कि लोग टेस्टिंग को भी टाल रहे हैं। एक बात, लोग जो हेल्थ वर्कर है उनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो इसके लिए अब नेताओं को फील्ड पे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप वैक्सीनेशन भी आपने किया है, ये बताओ। दूसरा, ये टेस्टिंग करने से आप खतरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे सरकार की कैजुअलिटी से ज्यादा ग्रामीण विभाग किशोर तिवारी जी, मैं आपको 3 दशकों से ज्यादा से जानता हूं। आप किसानों के ऊपर सरकारी नीति के लगे कोरोना को लेकर भी आप लगातार संग्राम करते रहे और किसानों की हक की बात करते रहे। किशोर तिवारी जी, मैं आऊंगा, रीना गुप्ता जी, अनिला जी और मुदित अग्रवाल, डॉक्टर ईश्वर गिल्डा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर बढ़ें, इस वक्त की बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई और डीआरडीओ की कामयाबी की। डीआरडीओ की नई दवा 2DG कल होगी लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया रहेंगे मौजूद, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में होगी सप्लाई। अभी सिर्फ 5 राज्यों में होगी सप्लाई, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी 2DG। याद रहे कि इंडिया न्यूज ने ही आपको जनवरी के महीने में बताया था कि डीआरडीओ इस तरह की किसी दवा पर काम कर रहा है। जनवरी के महीने में इंडिया न्यूज ने यह जानकारी भी आपको दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, इस बड़ी खबर के बाद, बड़ी और अच्छी खबर के बाद आइए लौटते हैं अपने पैनल पर हमारे साथ अनिला सिंह जी, हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी, रीना गुप्ता जी और किशोर तिवारी जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर गिल्डा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हां डॉक्टर गिल्डा, दूसरा साल पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक, पहली लहर से दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, तीसरी लहर को लेकर जो तैयारियां आपको दूसरी लहर में दिखाई दे रही हैं, क्या ये पर्याप्त दिखाई देती हैं कि अगर कोरोना तीसरी दस्तक देता है तो जो हमारी दूसरी लहर में हमारे सिस्टम के अस्थि पंजर हो गए, वो आपको लगता है कि तीसरी लहर को निपट पाएंगे? डॉक्टर गिल्डा, ये दूसरी लहर दूसरा वर्ल्ड वॉर है और ये अगर हम अच्छे से लड़ते हैं तो तीसरा वर्ल्ड वॉर बहुत कमजोर होगा। और ये अगर अच्छे से नहीं लड़ते हैं और लोग अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखते हैं, मास्किंग नहीं करते हैं, हम पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दे सकते, तो तीसरी लहर तो आएगी। तीसरी लहर तो ऐसे भी आने वाली है, लेकिन वो कितनी पावरफुल होगी ये हम आज डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज जो हम वॉर में हैं, एक संकट को सामना कर रहे हैं, ऐसे समय तीसरी लहर की बात छोड़ दे तो अच्छा है। अभी हम जो अपने सामने मुसीबत खड़ी है उसके बारे में चर्चा करें। बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े हैं इसलिए कि हमारे कोई पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो 10 से 12 दवाइयां खाता है वो, और मैं कोई टीवी चैनल चालू करता हूं तो चैनल चालू करने के पहले जो हथवे विथवे के प्रोवाइडर होते हैं
उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि आपने क्या जांच कराना है, आपने क्या दवाई खानी है। अगर आप टीवी पे समय दिखा देंगे ताकि बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाई ले लेके खाएंगे, फिर बाद में म्यूकोरमाइकोसिस होगा, दूसरे प्रॉब्लम होंगे, डायबिटीज होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं? तो ये जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन की आदत हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्रिप्शन देगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रिस्क्रिप्शन देगा, तो ये देश में डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहीं रोकना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लाना चाहिए कि फरमान कि जो भी असिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस है, उनके ऊपर 2 या 3 दवाई चाहिए, चौथी दवाई नहीं चाहिए। जी डॉक्टर गिल्डा, अगर इसको मैं एक लाइन में कहूं तो जो आप कह रहे हैं, नीम हकीम खतरा ए जान, जी हाँ, ये बनने की जरूरत नहीं है। अनिला सिंह जी, डॉक्टर गिल्डा के मुताबिक जो जन जागरूकता अभियान सरकार चला रही है, उसमें इस तरह के इलाज करने की जो पद्धति है या तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, इससे बचना चाहिए, जो डॉक्टर गिल्डा कह रहे हैं। डॉक्टर गिल्डा, मैं सही कह रहा हूं जो आपने यही कहा है? यस, यही कह रहा हूं मैं। जी अनिला जी। देखिए, ऐसा है मनीष जी, जब से ये कोरोना का वार हमारे देश पर इसने प्रहार किया है, तब से जागरूकता अभियान जो है लगातार चल ही रहा है। केंद्र की सरकार कर रही है और प्रदेश की सरकार भी कर रही है, पर बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जो अपने खुद का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, इस चीज की चिंता कम करते हैं कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान हम करें। अपने आप को किस प्रकार से एक पोस्टर बॉय खुद दिखाते हैं कि कोई नहीं, बस यही आगे हैं सबसे पहले और यही सबका भाग्य विधाता बनकर आएंगे और देश की जनता ठीक हो ना हो, मैं दिल्ली प्रदेश की जनता को ठीक कर सकता हूं। जब नहीं कर पाते हैं तो ठीकरा फोड़ देते हैं केंद्र की सरकार पर। ये दूसरी लहर कहां से शुरू हुई, इसका बम कहां फूटा था? ये महाराष्ट्र में फूटा था, जो दूसरी वेव का जबरदस्त वहां से केसेस बढ़ने लगे, मौतें होने लगी, पूरे देश में बुरी तरीके से फैल गया ये। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र की सरकार है वो क्या कर रही थी, दिल्ली प्रदेश की सरकार है वो क्या कर रही थी? अभी बड़े भोले भोले चेहरे बनाकर ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, केंद्र की सरकार नहीं कर सकती है। केंद्र की सरकार ने क्या इन लोगों को रेड फ्लैग नहीं दिखाया था? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसका काम है? केसेस बढ़ रहे थे, ना इनके पास बेड, ना इनके पास ऑक्सीजन, ना इनके पास दवाई। वैक्सीनेशन से पहले के स्टेप्स आपने किए क्या? आपने लोगों को बताया कि मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, सैनिटाइजेशन करके रखो? जी नहीं, ये भी काम मोदी जी का ही है। मुख्यमंत्री क्या वहां पे कर रहे हैं? आलू छील रहे हैं? मैं ये समाचार बहुत दिनों से देख रही हूँ। हम पोस्टर लगाकर बैठ जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे मोदी के लिए, मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये। साहब आप क्या कर रहे थे? हेल्थ जी रीना गुप्ता जी, अनिला जी जितने तेवर और गुस्से में दिखाई देती हैं, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, हाथ पे हाथ धरे आप लोग बैठे रहे और इसीलिए दिल्ली में जो मौतों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा, और जो हालात रहे हैं दिल्ली में उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, और केंद्र सरकार को आप उंगली दिखाते हैं। ये गलत है रीना जी? देखिए मनीष जी, केंद्र सरकार की तो ये पुरानी आदत है कि उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता, कोई सवाल पूछेगा तो उसको वो जेल के पीछे डाल देंगे, जैसा कि वो यूपी में भी कर रहे हैं। पत्रकारों की मार पिटाई की है, आज आपने देखा होगा सिद्धार्थनगर का भी एक केस आया, वहां पे पत्रकार की पिटाई कर दी। तो इस तरह का मतलब कोई सवाल नहीं पूछे, इनकी पूरी विफलताओं पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। जहां तक दिल्ली की बात है, और आज हम थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि दिल्ली में मौत की दर और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेशियो दोनों कम आ गए। देखिए मनीष जी, इस समय जो सबसे बड़ी इशू है पूरे देश के सामने और डिबेट होना चाहिए वैक्सीनेशन की सप्लाई के ऊपर, क्योंकि दूसरी लहर है इस समय, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, अगर हम वैक्सीनेशन को नहीं बढ़ाएंगे। और सीधे सीधे इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने हाथ झाड़ लिए और उन्होंने बहुत देर में, जब उन्होंने रियलाइज किया कि वैक्सीनेशन की सप्लाई पूरे विश्व में खत्म हो रही है, तो उन्होंने बहुत ही आसानी से स्टेट्स को बोल दिया कि अब आप अपने आप वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करिए। मनीष जी, अगर आप बताइए, अगर थोक में कोई सामान खरीदा जाता है तो उसके रेट हमेशा कम मिलते हैं। अब वैक्सीन के लिए एक स्टेट इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर करेगा, यूपी सरकार करेगी, दिल्ली सरकार करेगी, महाराष्ट्र सरकार करेगी, और सप्लाई करने वाले वही 3 लोग हैं। तो वो क्यों आपको सस्ते में वैक्सीन देंगे? आखिरकार पैसा तो हमारे देश का ही है ना, तो क्यों ना सारा देश मिलकर एक इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट करे। इन सरकार के पास अगर पैसा नहीं है,
रीना जी, दूसरा पड़ाव है ब्रेक के बाद का। मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है, 2 मेहमान हैं। जी हाँ, अनिला जी, एक छोटा सा रिबटल दीजिए, फिर मुदित अग्रवाल जी के पास जाना है जो आप दोनों को कोसेंगे। अनिला जी, छोटा सा जवाब रीना जी की बात पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि फिर उसी कहानी पे आगे जो कि ये नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं यहाँ पर रीना जी। हाँ, टेस्टिंग ये करवाएंगी नहीं, ट्रैकिंग ये करवाएंगी नहीं, ट्रीटमेंट ये ठीक से करवाएंगे नहीं, क्योंकि इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा पुअर। सीधे वैक्सीनेशन पे आ जाए। पहले की 3 जो स्टेप है यहाँ पर जो प्रदेश की सरकारें वो फेल हुई हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूं मैं, ऑलमोस्ट यूएसए के बराबर की आबादी है मेरे प्रदेश की, और यहाँ मैनेजमेंट कैसे होता है सीख लेना चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री से। अभी उदाहरण मैं बात करूं, गंगा जी में डेड बॉडीज कहां से मिल रही हैं, तो उसके लिए अनिला जी, अगर रीना जी को लेकर जो आपके मन में सवाल थे वो जवाब पूरा हुआ, तो मुदित अग्रवाल जी, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके निशाने पर एक नहीं, दोनों होंगी। अनिला जी भी होंगी और रीना गुप्ता जी भी होंगी। चलिए, देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, क्या सच बोलना किसी को पॉलिटिक्स करना होता है? क्या सच बोलना का मतलब होता है आप किसी पे निशाना कर रहे हैं? तो ये तो हमें सोच ही बदल देनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में सच बोला जाता है क्या मुदित जी? देखिए, मैं तो सच बोल रहा हूं। अगर मैं कोई चीज गलत बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये कहिए ना, मुदित जी आपने यहाँ झूठ बोला है, आप पकड़िए ना मेरा गर्दन, क्या दिक्कत है? जब मैं कहता हूँ 1,08,000 टेस्ट हुए थे 14 अप्रैल को, अब 56,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये तो आंकड़े हैं ना। किसी भी सरकार का काम क्या होता है? राजस्थान में कितने टेस्ट हो रहे हैं ये भी बताइए। रीना जी को बोलिए, थोड़ा चुप रहेंगे तो अच्छा। नहीं, ये रीना जी थी, ये रीना गुप्ता जी थी। मुदित जी, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मुझे किशोर जी के पास जाना है और मेरी इस बहस का वक्त भी खत्म होगा। तो आप अपनी बात पूरी करें मुदित जी। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, केजरीवाल का सरकार हो, उनको सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है एंटिसिपेट करे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, प्लान करे फ्यूचर के लिए। वो कहते हैं, एक शब्द है प्लान, होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। क्या हमने वो प्लानिंग की थी? ये सोचने की बात है। अगर नहीं की थी, आज तो कर ले प्लानिंग आज के लिए, या आज भी हम लड़ते रहेंगे? केजरीवाल जी 14 तारीख से पहले आए थे टीवी पे 2 दिन पहले, और ये कह के गए थे सब कुछ ठीक है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, और 3 दिन बाद बवाल हो जाता है। तो ये दूरदर्शिता है। तो कम से कम दूरदर्शिता तो हमें रखनी चाहिए ना। हम हमेशा इसी चीज में लगे रहे कि हेडलाइन कैसे मैनेज करेंगे, तो लोग तो मरेंगे ना दिल्ली में और देश में। आज आप ये कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, लोगों की जान जा रही है, और आप कह रहे हैं हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल जी, 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ये लिखकर कहा, ट्वीट पर कहा है कि उनको जो मदद चाहिए वो केंद्र दे रहा है, जो मदद चाहिए वो केंद्र अब दे रहा है। अब वो स्थिति नहीं है। के सिम्टम भी हो, उसको आप कहते हो ये डेथ कोविड से नहीं हुई है। क्या ये तरीका हम डील करेंगे इससे? ये पॉलिटिक्स है या लोगों की जान की बात है? किशोर तिवारी जी, सही सवाल उठाना, किशोर तिवारी जी, तरीका ठीक नहीं है। मुदित अग्रवाल जी की नजर में तरीका ठीक नहीं है। नियोजन, समन्वय जो होना चाहिए था तिवारी जी, वो हुआ नहीं। और इसके साथ साथ किशोर जी, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर को संभालने में बहुत समय खराब हुआ है। तिवारी जी, कितने लोगों की जान गई है? मुदित मैं बात कर लूं? जी सॉरी। हाँ, मुदित, ऐसा बात हुई है कि अनिला सिंह ने बहुत ही आरोप लगा दिए कि सारे राज्यों का ही दोष है और केंद्र का कोई दोष नहीं है। देखो, केंद्र सरकार ने को नीति आयोग ने भी बहुत चेतावनी दी थी, और अगर आप देखते हैं तो टास्क फोर्स इन्होंने बनाई 6 महीने के बाद, और 6 महीने उसकी मीटिंग नहीं हुई। अभी भी एनडीआर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ समय बराबर नहीं है। देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि पहली वेव जब आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने उसे अच्छे से मैनेज किया था। दूसरी वेव आई तो अभी लोग कह रहे कि हमारे इकबाल चहल या हमारे उद्धव जी ने उसको ढंग से मैनेज किया है। लेकिन अभी हमारा संकट, कोई भी चीफ मिनिस्टर आके बोल दो कि मेरी पॉजिटिविटी 8% और 10% और ये और वो, और हमने नियंत्रण कर लिया, तो ये तो प्रीमेच्योर्ड होगा। लेकिन मैं अनिला जी को बोलता हूं कि दुनिया ने माफ नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आप चुनाव में लगे रहे 3 महीने, आप रैलियां करते रहे, आप कुंभ मेला करे रहे, तो आपने खेला किया। अभी गंगा माँ ने तुमको बुलाया था, क्या गंगा माँ ने आपको
1200-1800 किलोमीटर में लाशें मोजने को बुलाया था। देखो राजनीति आपने की, आपने सारा ठिकरा राज्यों पे फोड़ा। अरे राज्य और केंद्र, तुम्हें एक बताऊं मैं तुमको, सारी पॉलिसी सेंट्रलाइज है, वैक्सीनेशन हो या दवाइयों का। अभी रेडमी फीवर पे आपने कंट्रोल लगा के रखा था, आपको मालूम है ऑक्सीजन पे भी आपका कंट्रोल था, जब आपसे नहीं हुआ तो आपने बाहर कर दिया। देखो ये जो किशोर जी आपने गंगा का जिक्र किया। किशोर जी आपने मां गंगा का जिक्र किया। किशोर जी आपने मां गंगा का जिक्र किया। हमारे सारे मेहमान अनिला सिंह जी, किशोर तिवारी जी, मुदित अग्रवाल जी, डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, रीना गुप्ता जी, आप लोग इस कार्यक्रम में आए जहां तक मां गंगा की बात हो रही है और जो तस्वीरें, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही कहा जा सकता है, जी हां, गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा जो पवित्र करती थी वो इन दिनों शव वाहिनी गंगा बनी हुई है। जी हां, तीसरी लहर का मुकाबला डट कर करना होगा, डट कर करना होगा और मनोबल को बहुत बुलंद रखना होगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।